गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में टॉपिक है आज का हमारा धातुओं में विस्थापन क्रिया। स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने आपको पूरा चैप्टर भी आपको पीडीएफ के रूप में आपको भेज दिया है, तो अगर जिनके पास में बुक्स वगैरह नहीं है तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर सकते हैं पीडीएफ के जरिए। ठीक है, पीडीएफ में हमारा जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसमें हमारा एक टॉपिक मिलेगा जो आपकी बुक का है, वो है धातुओं में विस्थापन क्रिया। देखिए अब तक हमने धातु के बारे में जाना कि धातु के भौतिक गुण क्या थे, धातुओं के रासायनिक गुण क्या थे, धातु कहते किसको हैं, धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, उनकी रासायनिक अभिक्रिया में भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, और भौतिक गुणों में हमने पढ़ा कि किस तरीके से दिखती हैं, किस तरीके से हम इसको फील कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। एक हमारा टॉपिक है कि क्या धातुएं आपस में भी अभिक्रिया करती हैं, तो हाँ बिल्कुल श्योर करती हैं। धातुओं में यह क्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया के रूप में होती है। ठीक है, किस प्रकार होती है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर धातुओं में विस्थापन क्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि धातु की इस क्रिया में एक धातु दूसरे धातु को उसके धातु के यौगिक को जलीय विलयन से अलग कर देती है। आएगा सब में, जैसे कि मैंने मान लिया मैंने कोई सा एक धातु का विलयन लिया, ठीक है, और उसकी अभिक्रिया मैंने किसी दूसरे धातु से करवा दी है। ठीक है, तो जैसे ही हम धातु विलयन की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं तो वो धातु जो रहती है वो उच्च अभिक्रियाशील रहती है। वो क्या करती है कि उस धातु के विलयन से उस धातु को अलग कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है, जो हम आगे देखेंगे। देखिए वापस इसको एक बार और अच्छे से पढ़ें। धातु की इस क्रिया में एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से अलग कर देती है। ध्यान रखना, यहां से ये अलग बोल रहा है कि एक धातु दूसरे धातु को, ठीक है, उसके धातु के यौगिक को उसके जलीय विलयन से वो क्या कर देती है, अलग कर देती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि इसमें एक धातु होगी और एक धातु का जलीय विलयन होगा। ठीक है, तो ये जो धातु होगी ये उसके जलीय विलयन से उस धातु को अलग कर देगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जैसे हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया है, तो देखिए जब कॉपर का प्रतीक आपने देखा है स्टूडेंट Cu। मैंने आपको प्रतीक पढ़ाए थे तब मैंने ये चीज आपको बता दी थी। कॉपर का प्रतीक क्या है, Cu। यहाँ पे कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन की अभिक्रिया अगर हम जिंक मतलब स्टूडेंट्स Zn, ठीक है, जिंक धातु से कराई जाती है तो जिंक धातु विलयन से कॉपर धातु को क्या कर देता है, अलग कर देता है। आइए समझ, जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक धातु से कराई है तो जिंक धातु कॉपर को क्या कर देता है, उसके विलयन से अलग कर देता है। ठीक है, अलग करके और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट। देखो विलयन किसका था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का, और जैसी अभिक्रिया हुई तो क्या बन जाता है यहाँ पर, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट बनाती है तथा धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमने बोला है जब कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, कॉपर सल्फेट मतलब कि CuSO4, ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराई हमने, जिंक मतलब Zn, पता है ना आपको, ये 30 नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसा हम लिख चुके हैं पहले ही, जिंक। ठीक है, जैसे ही इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये
किससे अभिक्रिया कर लेता है, SO4 से। देखिए जिंक किससे अभिक्रिया कर रहा है, SO4 से, और क्या बना ले रहा है ये, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इस Cu को क्या कर देता है, वो अलग कर देता है। ठीक है, शॉर्ट में समझना कि जैसे ही कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 की जिंक से अगर अभिक्रिया होती है तो ये जिंक क्या करता है, इस SO4 से अभिक्रिया कर लेता है और ये बना लेता है अपना ZnSO4, और Cu को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, यानी कि ये तो था हमारा धातु विलयन, इसे क्या बोलेंगे हम, ये हमारा क्या है, धातु विलयन, और ये क्या है हमारे पास में, धातु। तो जब धातु विलयन की अभिक्रिया अगर धातु से कराई जाती है तो जो उच्च क्रियाशील धातु होती है वो निम्न क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देती है, अलग कर देती है, और अलग करके और स्वयं उसके स्थान पर आ जाती है, जैसे कि जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट बना लेता है ये, और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब कभी भी आपके पास में क्वेश्चन अगर आता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो आपको बताना है कि जब किसी भी धातु की अभिक्रिया उसके धातु विलयन से कराई जाती है तो उच्च क्रियाशील धातु जो रहती है वो निम्न क्रियाशील धातु को उसके विलयन से अलग कर देती है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बुक में केवल एक ही एग्जांपल दिया हुआ है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो होता है यहाँ पर नीला। कौन सा रंग होता है, नीला। कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है, नीला हो जाता है, और केवल कॉपर का जो रंग रहता है वो कौन सा रहता है, लाल रहता है। ठीक है, और जो जिंक सल्फेट जो बनाया जाता है ये रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, उसका कलर भी बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कभी भी किसी धातु में विस्थापन अभिक्रिया होती है तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। स्टूडेंट इस चीज को ध्यान दें, वापस समझें, धातु की इस क्रिया में एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से अलग कर देती है, यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला जब कॉपर सल्फेट विलयन की अभिक्रिया जिंक धातु से कराई जाती है तो जिंक धातु उसके विलयन से कॉपर धातु को अलग कर देती है और जिंक सल्फेट बना लेती है तथा धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे कि हमने बोला कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से कराई जाएगी तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। कॉपर सल्फेट पहले नीले रंग का था, जैसे कि जिंक से अभिक्रिया होती है तो वो जिंक सल्फेट बना लेता है जो कि रंगहीन होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता, और कॉपर जो कि लाल रंग का होता है उसको अलग कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।